सब्सक्राइब बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ मेरे नए वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं पूजा मेहता और मेरे YouTube चैनल स्टडीनेटिक पर आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम है। बच्चों, यहां पर हम आज क्लास 11 की अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, जिसका चैप्टर 15 डेप्रिसिएशन में स्टार्ट करने वाली हूं। आज का मेरा ये वीडियो सिर्फ इंट्रोडक्शन पर होगा। आगे जो मैं वीडियोस बनाऊंगी आप कंटिन्यूशन में देखते रहिएगा, तभी आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। तो आज स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के साथ, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। किसी भी तरह का यदि कोई क्वेश्चन है, जिसमें कुछ डाउट है आपको, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं हम डेप्रिसिएशन के साथ। देखिए, यहां पर मैंने डेप्रिसिएशन का मीनिंग लिखा हुआ है, ठीक है। ये पूरा थ्योरेटिकल पार्ट ही लिखा है, लेकिन मीनिंग को बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग में ये बता देती हूँ कि डेप्रिसिएशन होता क्या है। यदि मैं डायरेक्ट मीनिंग समझाने लगूंगी तो हो सकता है आपके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो। डेप्रिसिएशन क्या होता है। सपोज मैंने मेरा एक बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है। अब बिजनेस में मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी चाहिए जिनसे मैं अपने बिजनेस को चला सकूँ, जिनसे मैं अपने बिजनेस को रन कर सकूँ। अब मुझे चाहिए सपोज एक टेम्पो क्यों चाहिए, ताकि मेरा जो गुड्स है मैं डिलीवरी करने के लिए उसे यूज़ करूं, ठीक है। मुझे अपना कुछ रॉ मटेरियल मंगाना है तो मैं उसके लिए उस टेम्पो का यूज़ करूं, ठीक है। तो मुझे एक टेम्पो चाहिए। अब मैंने बड़ी खुशी खुशी वो टेम्पो को परचेज कर लिया। सपोज करते हैं वो परचेज मैंने किया 5 लाख में। जिस दिन वो आया वो 5 लाख का था, ठीक है। अब वो 5 लाख का टेम्पो देख के मुझे तो बड़ी खुशी हुई कि भैया ये टेम्पो आया है, अब बहुत मेरी लाइफ इजी हो जाएगी। मुझे गुड्स की डिलीवरी करना भी बहुत इजी हो जाएगा, कहीं से कुछ सामान लाना है वो भी बहुत इजी हो जाएगा। मैं बड़ी खुश हो गई। पर आज जो टेम्पो मैंने 5 लाख में खरीदा है, आप ये बताइए कि आने वाले 5 साल बाद क्या वो टेम्पो वही 5 लाख का रहेगा क्या। आज जो टेम्पो 5 लाख का है, आने वाले 5 साल बाद वो टेम्पो क्या 5 लाख का ही रहेगा? नहीं। मेरा मन यदि हुआ कि मैं उस टेम्पो को 5 साल बाद बेच दूं, तो क्या वो 5 साल बाद 5 लाख में ही बिक जाएगा? नहीं बिकेगा ना। उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू मुझे कम मिलेगी। सपोज 1 लाख मिले, 2 लाख मिले, 3 लाख रुपए, कितना भी मिले, लेकिन वो मुझे कम ही पैसा देगा। तो ये जो पैसा कम मिलता है, तो वो किस कारण से मिलता है? वो जो टेम्पो का हम यूज़ कर रहे थे, या वो जो टेम्पो हमारे पास था, उसका जब हम यूज़ करते 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 5 साल बाद तक पहुँचे, तो उसमें क्या हो गया? डेप्रिसिएशन हो गया। हिंदी में कहें तो उसमें ह्रास हो गया। तो यहाँ पर वही डेप्रिसिएशन को हमें पढ़ना है। अब हम समझेंगे इसका मीनिंग, ठीक है। मीनिंग में क्या लिखा है? डेप्रिसिएशन इज रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। वही बात जो मैंने अभी समझाई कि जो डेप्रिसिएशन है वो एसेट्स की वैल्यू में रिडक्शन है। जो टेम्पो है मेरी एसेट्स है ना, मैंने अपने बिजनेस के लिए खरीदी थी, तो मेरी उस एसेट्स की वैल्यू में रिडक्शन हो गया, तो उसे क्या कहा मैंने? डेप्रिसिएशन। अब ये रिडक्शन किन किन कारण से हुआ आप देखिए। ड्यू टू इट्स वियर एंड टियर। मैंने उसे खूब यूज किया भैया, मैंने अपना गुड्स दिया, रॉ मटेरियल लाई, मैंने उसका खूब जम के यूज किया, ठीक है। अब जब मैं इतना यूज करूंगी तो उसमें तो कमी आएगी ही सही, उसकी क्षमता में कमी आएगी। तो पहला कारण क्या है? ड्यू टू इट्स वियर एंड टियर। सेकंड क्या है? विथ इफ्लक्स ऑफ टाइम। मैं वो टेम्पो लाई और टेम्पो लाकर उसे मैंने मेरे गोडाउन में खड़ा कर दिया, नहीं चलाया, किसी भी कारण से मैंने उसका यूज ही नहीं करा, और 5 साल वो टेम्पो वैसा ही वहीं पर खड़ा रहा। मैंने बिल्कुल उसे हाथ भी नहीं लगाया, जैसा ब्रांड न्यू आया था वैसा का वैसा खड़ा कर दिया मैंने उसको। जब 5 साल बाद मैं उस खड़े टेम्पो को बेचने जाऊंगी, तो क्या वो मुझे 5 लाख रुपए देगा? मतलब 5 लाख रुपए में बिकेगा वो टेम्पो? आप बताइए। नहीं। क्यों? क्योंकि भैया वो खड़े खड़े भी उसकी वैल्यू कम हो गई। 5 साल तक वो एक जगह ही खड़ा था, ना चला ना उसका हमने कुछ यूज किया, लेकिन वो एक जगह खड़े खड़े भी उसने अपनी वैल्यू को गिरा दिया। तो ये सेकंड कारण होता है डेप्रिसिएशन का, विथ इफ्लक्स ऑफ टाइम। नेक्स्ट क्या होता है? ऑब्सोलेसेंस। ऑब्सोलेसेंस क्या होता है?
सपोज मैंने वो टेम्पो खरीदा, ठीक है, 5 लाख रुपए में मुझे बहुत अच्छा टेम्पो मिल गया। जिस दिन खरीदा मैं उस दिन बड़ी खुश थी कि यार ये बहुत अच्छा टेम्पो है। उसके साल भर बाद या उसके 2 साल बाद किसी और कंपनी ने उसी प्राइस में और अच्छा बड़ा टेम्पो लॉन्च कर दिया, मेरा बिजनेस भी बढ़ गया, तो मुझे बड़े टेम्पो की ज़रूरत हो गई, ठीक है ना। तो वो बड़ा टेम्पो जब मुझे उसी प्राइस में मिल रहा है तो मैं ये छोटा टेम्पो क्यों रखूंगी, मैं इस छोटे टेम्पो को बेच दूंगी। क्यों? क्योंकि नया टेम्पो आ गया, बड़ा टेम्पो आ गया, मार्केट में उसकी बहुत ज़्यादा चर्चा है कि भैया बहुत अच्छा टेम्पो है, तो मैं अपना पुराना टेम्पो बेच दूंगी और नया टेम्पो खरीद लूंगी। उससे मैं अपने गुड्स की डिलीवरी करूंगी, रॉ मटेरियल लूंगी। तो क्या है अगला कारण? ऑब्सोलेसेंस ऑफ एसेट्स, ठीक है, इसे हम थर्ड पॉइंट मानते हैं। फोर्थ है एक्सीडेंट। अब मैंने वो जो टेम्पो खरीदा था बहुत अच्छा था, इतना अच्छा था कि मैं बड़े जोश में मेरे ड्राइवर ने उसको चलाया और 10 दिन बाद ही उसका एक्सीडेंट कर दिया। अब एक्सीडेंट हो गया, मेरा तो मन खराब हो गया। अब मैं वो एक्सीडेंट वाले टूटे फूटे टेम्पो को चाहे मैं रिपेयर करा लूँ, अब मैं उसे नहीं रखूँगी। अब मैं तो भैया बहुत पैसा है मेरे बिजनेस में, मैं नया टेम्पो खरीदूँगी। तो चौथा कारण हो गया एक्सीडेंट के कारण। मतलब ये 4 कारण हैं जिसके कारण एसेट्स में डेप्रिसिएशन होता है। ये तो मैंने सिर्फ आपको एक टेम्पो का एग्जाम्पल दिया है, कुछ भी एसेट्स हो सकती हैं। क्लियर? समझ गए आप? अब यहां पर मैंने 3 डेफिनेशन लिख रखी हैं। आप बोलेंगे ये क्या है मैडम? जो डेप्रिसिएशन चैप्टर है उसमें इन 3 चीजों को समझना भी इंपॉर्टेंट है। पहला तो खुद डेप्रिसिएशन है, जो किस पर लगाया जाता है वो हम यहां पर देखेंगे। सेकंड है अमोर्टाइजेशन, बड़ा भारी वर्ड है बट डोंट टू वरी। नेक्स्ट है डिप्लीशन, ठीक है। ये 3 टर्म है। सबसे पहले डेप्रिसिएशन किस पे लगाया जाता है हम वो देखेंगे। जैसा कि हमने पढ़ा कि डेप्रिसिएशन हमेशा एसेट्स पर लगाया जाता है, लेकिन किन एसेट्स पर लगाया जाता है? जो डेप्रिसिएशन होता है वो किस पे लगाया जाता है? ऑल टेंजिबल लॉन्ग टर्म एसेट्स, मतलब ऐसी एसेट्स जो बहुत लंबे समय तक चलने वाली हो और साथ ही साथ टेंजिबल हो। टेंजिबल एसेट्स समझते हैं ना आप लोग? वह एसेट्स जिन्हें छुआ जा सकता है, जिन्हें महसूस किया जा सकता है, उन्हें क्या कहते हैं? टेंजिबल एसेट्स कहते हैं। जैसे मैंने टेम्पो का एग्जाम्पल दिया, उसे जाके मैं हाथ लगा सकती हूँ। मैं किसी चेयर का एग्जाम्पल दूंगी तो मैं उसे भी टच कर सकती हूँ। टेबल का एग्जाम्पल दूंगी तो मैं उसे भी टच कर सकती हूँ। तो जो डेप्रिसिएशन हमेशा उन एसेट्स पर लगाया जाता है जिन्हें हम छू सकते हैं। नेक्स्ट है अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन क्या होता है? अमोर्टाइजेशन इज सिस्टमैटिकली रिटर्न ऑफ कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, ठीक है। वह सारी एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, वह सारी एसेट्स जिन्हें छुआ नहीं जा सकता, जैसे गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट। ये बिजनेस में होती है ना, आपने पढ़ा ना अभी कि ये एसेट्स जो होती हैं ये बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे गुडविल, कोलगेट पेस्ट है, कैसा भी पेस्ट हो लेकिन नाम से चलता है, बचपन से लोग उसी से ब्रश करते हुए आ रहे हैं, तो भैया नाम तो बहुत जरूरी है ना, वो भी एसेट्स है, आप उसके नाम से ही उसे खरीद लेते हैं। नेक्स्ट होता है पेटेंट। कोलगेट नाम का कोई और ब्रांड ना आए इसके लिए उसका पेटेंट करा लिया जाता है। कॉपीराइट, ये सारी बिजनेस की क्या होती हैं? इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं। तो जब भी हम इंटेंजिबल एसेट्स की बात करें तो आप समझ लीजिए कि हम अमोर्टाइजेशन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट होता है डिप्लीशन। डिप्लीशन क्या होता है? ये किस पे चार्ज किया जाता है? पूरी डेफिनेशन नहीं पढ़ूंगी। डिप्लीशन जो होता है, जो ऐसी एसेट्स हैं जो क्या हो जाती हैं? वेस्ट हो जाती हैं, जो वेस्टिंग एसेट्स हैं, जैसे कोल माइन, उन पर डिप्लीशन लगाया जाता है, ठीक है। जैसे कोयला है, इनका हमने यूज कर लिया, ये वेस्ट हो गई, अब इन्हें हम दोबारा यूज नहीं कर सकते, या माइन हो गया। तो डिप्लीशन हमेशा वेस्टिंग एसेट्स पर लगाया जाता है। तो आपको इन तीनों टर्म को याद रखना है। पहली डेप्रिसिएशन जो टेंजिबल एसेट्स पर लगाया जाता है, सेकंड अमोर्टाइजेशन जो इंटेंजिबल एसेट्स पर लगाया जाता है, और लास्ट डिप्लीशन जो वेस्टिंग एसेट्स पर लगाया जाता है, जैसे माइन,
कोल एक्सेट्रा। अब इसमें हम आज एक चीज और कवर करेंगे, क्या होगी वो चीज, देखिए अपने स्क्रीन पर। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव और नीड फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। क्या जरूरत है डेप्रिसिएशन को प्रोवाइड करने की? हमें तो पता ही है कि आगे चल के इस मशीन की कीमत कम होगी, फिर क्या जरूरत है इसको डेप्रिसिएशन को प्रोवाइड करने की? इसके कुछ रीजन हैं। टू डिटरमाइन करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस। हमने सपोज उस टेम्पो की वैल्यू 5 लाख ही बताई, ठीक है, और जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार किया तब भी हमने उसकी 5 लाख ही वैल्यू बताई, बट जब उसको मेजर किया गया तो क्या उसकी 5 लाख ही वैल्यू होगी? हमने यदि डेप्रिसिएशन शो नहीं किया तो वहां पे तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गड़बड़ आ जाएगा। तो यहां पर डेप्रिसिएशन की हेल्प से करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को तैयार करने में हेल्प मिलती है। नेक्स्ट होता है टू शो ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन। हमें इससे अपनी जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसका सही हम आंकलन कर सकते हैं। हमें पता चल जाएगा कि भैया हमने ये जो 5 लाख की टेम्पो ली थी वो कम होते होते इतनी कम हो रही है और इसकी ये वैल्यू है, और जिससे हमारे फाइनेंशियल पोजीशन में कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट है टू डिटरमाइन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यदि आप कोई चीज, सपोज यहाँ तो मैंने अपने टेम्पो का एग्जांपल लिया था, सपोज हम अपने बिजनेस के लिए कोई मशीनरी खरीद रहे हैं, ठीक है, उस मशीनरी की वैल्यू में धीरे धीरे कमी आ रही है, तो हम उस हिसाब से क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन करेंगे कि हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें उसका डेप्रिसिएशन भी ऐड कर करेंगे ना, ताकि हम जब वो सामान सेल करें तो उसके डेप्रिसिएशन की वैल्यू हमें वहां से मिल जाए, हम वहां से रिकवर कर लें। क्लियर हो रहा है ना? नेक्स्ट है टू प्रोवाइड फंड फॉर रिप्लेसमेंट। आपको आने वाले समय में उसको रिप्लेस करना है, तो जब आप डेप्रिसिएशन का अमाउंट माइनस करते जाएंगे तो आपके पास फंड इकट्ठा हो जाएगा ना। उस फंड को आप कहाँ यूज करेंगे, जब हम उस एसेट्स का रिप्लेसमेंट करेंगे, तो वहां उसके लिए भी ये प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है। टू कंप्लाई विथ लीगल प्रोविजन। सपोज एक्सीडेंट हो जाता है, हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ भी रीजन है, जो 4 रीजन मैंने आपको बताए थे, वहां पर यदि किसी तरह का कोई लीगल प्रोविजन होता है, क्योंकि क्या है बच्चों, यहां पर अभी मैं आगे आपको बताऊंगी कुछ लॉ भी बने हुए हैं डेप्रिसिएशन को लेकर, तो वहां पर डेप्रिसिएशन को आपको क्लियरली मेंशन करना बहुत जरूरी होता है। ये कारण है जिस कारण डेप्रिसिएशन को किसी भी बिजनेस में प्रोवाइड किया जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा एक पॉइंट आपको समझाऊंगी मैं इसी वीडियो में, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिसके आधार पर डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया जाता है। तो चलिए लास्ट ये चीज़ और इस वीडियो में समझ लेते हैं, फिर जो आगे का है मिस नहीं कीजिएगा, ठीक है ना। कंटिन्यूशन में आप वो वीडियोस को देखिएगा, तभी आपको डेप्रिसिएशन क्लियर होगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि हमने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देख लिया बस अब हम आगे के पार्ट्स नहीं देखेंगे, नहीं। यहाँ पर मैं क्लियरली मेंशन करती हूँ कि मेरा ये लेक्चर 1 है, ये लेक्चर 2 है, तो आपको पूरे लेक्चर्स को देखना है। आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स यदि आपके स्कूल में करा रहे हैं या आपको अच्छे से कहीं और से समझ में आ रही है तो कोई बात नहीं है, लेकिन यदि आप बेसिक इंट्रोडक्शन समझना चाहते हैं तो आपको ये सारे पार्ट्स को देखना बहुत ज़रूरी है। तो फटाफट हम स्टार्ट कर लेते हैं लास्ट इसका पार्ट कि कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो डेप्रिसिएशन को अफेक्ट करते हैं। तो देखिए अपनी स्क्रीन पर, देखिए बच्चों, जो डेप्रिसिएशन है वो किस बेसिस पर लगाया जाता है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनके आधार पर डेप्रिसिएशन को प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। सबसे पहला है कॉस्ट ऑफ एसेट्स। डेप्रिसिएशन जो प्रोवाइड किया जाता है वो कॉस्ट ऑफ एसेट्स के आधार पर प्रोवाइड किया जाता है। अब कॉस्ट ऑफ एसेट्स क्या होती है, सपोज मैंने एक मशीन खरीदी, अपने बिजनेस के लिए वो मैंने मशीन खरीदी, अब मशीन का प्राइस है 1 लाख रुपए, ठीक है। हम ये मान के चलते हैं कि सपोज मशीन का प्राइस है 1 लाख रुपए, ठीक। अब वो मशीन मेरे घर तक आई, ठीक है, तो क्या चार्ज लग गया, फ्रेट चार्जेस। सपोज हम वो कर समझते हैं कि वो हैं 1000 रुपये, ठीक है। मेरे घर तक आई मशीन, उसके बाद उसने उस मशीन को इंस्टॉल किया, सपोज करते हैं कि इंस्टॉलेशन चार्ज था 9000 रुपये, ठीक है।
को इंस्टॉल करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ी जो मुझे बाहर से अलग से मंगाना पड़ी, तो उन्हें क्या कहेंगे, अदर चार्जेस। तो सपोज करते हैं वो कितने हुए, 5,000 रुपये। तो मुझे जो एसेट्स है मेरी, वो जो मशीन है मेरी, वो कितने में पड़ी, 1,15,000 में। 1 लाख में जब हम 1,000, 9,000 और 5,000 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1,15,000। ठीक है ना, सही जोड़ा है ना, 1,15,000। तो मुझे जो मशीन है वो कितने में पड़ी, 1,15,000 में। ठीक है, तो यहां पर जो मैं डेप्रिसिएशन निकालूंगी वो इस 1 लाख पे नहीं निकालूंगी, किस पे निकालूंगी, 1,15,000 पे, क्योंकि जो डेप्रिसिएशन होता है वो हमेशा कॉस्ट ऑफ एसेट्स पर ही निकाला जाता है। क्लियर, पहला पॉइंट क्लियर हो गया ना, कि जब आप कोई चीज़ खरीदते हो, उसको खरीद के हमारे घर पे लाने का खर्चा, उसको इंस्टॉल करने का खर्चा और जितने भी उसको लगाने के खर्चे हैं, उनको प्लस करने पर जो अमाउंट आता है उस पर ही डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। पहली चीज़ क्लियर हो गई। सेकंड क्या है, एस्टिमेट रेसिडुअल और स्क्रैप वैल्यू। अब भैया मैडम ये रेसिडुअल और स्क्रैप वैल्यू क्या होती है, हमने वो मशीन खरीदी थी, ठीक है, उस मशीन का हमने ये अंदाज़ा लगाया कि ये मशीन तो सिर्फ 10 साल चलेगी, 10 साल बाद तो ये मशीन चल नहीं पाएगी। ये हमने एस्टिमेट करा। एस्टिमेट करना क्या होता है, अंदाज़ा लगाना। ये हमने अंदाज़ा लगाया कि यार ये मशीन हम खरीद रहे हैं, ये 10 साल चलेगी। बहुत सारी मशीनें ऐसी होती हैं जिनकी ज़्यादा वैल्यू नहीं होती और उनका हमें अंदाज़ा रहता है कि ये मशीन 10 साल से ज़्यादा नहीं चलेगी या 5 साल से ज़्यादा नहीं चलेगी। तो यहाँ पर उस वैल्यू को क्या कहा जाता है, एस्टिमेट ऑफ रेसिडुअल वैल्यू। ठीक है ना, कि हम अंदाजे से बता रहे हैं कि ये जो हमने आज मशीन खरीदी है 1 लाख रुपए की, 10 साल तक ही चल पाएगी। तो इसे हम कैसे निकालते हैं, अमाउंट टू बी रिटर्न ऑफ, मतलब उस अमाउंट को कैसे लिखते हैं, कॉस्ट ऑफ एसेट्स। ठीक है, जो एसेट्स की कॉस्ट है 1,15,000 और एस्टिमेटेड और स्क्रैप वैल्यू। जैसे हमने ये लगा लिया अंदाज़ा कि 10 साल बाद ये मशीन ख़राब हो जाएगी, इसकी इतनी एस्टिमेटेड वैल्यू रहेगी। ठीक है ना, सपोज़ 1 लाख की थी, हमने ये अंदाज़ा लगा लिया कि ये 10 साल बाद 10,000 में जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो एसेट्स की कॉस्ट है उसमें से जो स्क्रैप वैल्यू है उसको माइनस कर देंगे। क्लियर। नेक्स्ट है यूजफुल और इकोनॉमी लाइफ ऑफ एसेट्स। अब इसमें क्या है, ये भी थोड़ा थोड़ा इससे मिलता जुलता ही है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, हम इसकी इकोनॉमिक लाइफ देखते हैं। इकोनॉमिक लाइफ से क्या मतलब है कि ये मशीन कितने टाइम तक प्रॉपर रूप से अच्छे से चलती रहेगी। यहाँ पर हम इकोनॉमिक लाइफ देख रहे हैं, तो भैया हो सकता है उस मशीन की इकोनॉमिक लाइफ 8 साल ही हो, 2 साल जो हमने 10 साल यहाँ पर इसकी जो स्क्रैप वैल्यू सोच के रखी थी, 2 साल ही हमें रोला रोला के काम कराए, उसमें बार बार पैसा लगाना पड़े, इकोनॉमिक लाइफ इसकी 8 साल ही हो। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसकी एसेट्स की इकोनॉमिक लाइफ को एस्टिमेट करते हैं। ठीक है ना, अंदाज़ा लगाते हैं। नेक्स्ट है लीगल प्रोविज़न। कंपनी लॉ एंड इनकम टैक्स जो हमारी गवर्नमेंट द्वारा चलाया जाता है, उन्होंने कुछ प्रोविज़न बनाए हैं डेप्रिसिएशन को लेके, कि इतना डेप्रिसिएशन इस एसेट्स पे प्रोवाइड किया जाएगा, इतनी इस एसेट्स की रेसिडुअल वैल्यू होगी। तो वो किसके थ्रू किया जाता है, लीगल प्रोविजंस के थ्रू किया जाता है। इसे अभी हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको समझाने के उससे ये पॉइंट दिया गया है। इस तरह आपने समझा डेप्रिसिएशन का इंट्रोडक्शन। ठीक है ना। अब यहाँ पर इसके नेक्स्ट वीडियो में, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं इसको कंटिन्यू करूँगी। आप मेरे उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। थैंक यू।